नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस अध्याय 7 परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ। इस वीडियो में इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आप इस वीडियो पर या इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं? अपरदन, परिवहन, अपक्षय, निक्षेपण। तो किस प्रक्रिया के द्वारा होते हैं? तो वो होते हैं अपक्षय के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा होते हैं? अपक्षय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम। निम्न में से किस क्षेत्र में पवन अपने कार्य संपन्न करती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तो उत्तर मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, मृदा को उपजाऊ बनाने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मूल चट्टानी पदार्थ, ह्यूमस, जलवायु या मनुष्य। तो कौन सा है दोस्तों? तो वो है ह्यूमस। ठीक है, कौन सा है? ह्यूमस। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के टुकड़ों में टूट जाती है उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। नंबर 2 देखेंगे, असमतल धरातल के समतल होने की क्रिया को तल संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको तल संतुलन कहते हैं। नंबर 3 है, हिमानी जो कंकड़, पत्थर, रेत आदि जमा करती है उसे हिमौड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमौड़ कहते हैं। नंबर 4 देखेंगे, नदी के निक्षेपण से गोखूर झील का निर्माण होता है। गोखूर झील का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत में उड़ीसा के तट पर लेगून झील का उत्तम उदाहरण नामक झील है। तो चिल्का, क्या नाम है? चिल्का झील लेगून झील का उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। नदी के 3 कार्य कौन कौन से हैं? नदी के 3 कार्य कौन कौन से? उत्तर देखेंगे, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण नदी के 3 प्रमुख कार्य हैं। अपरदन, परिवहन और निक्षेपण नदी के 3 कार्य हैं। नंबर 2 देखेंगे, नदी की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? उत्तर देखेंगे, नदी की 3 अवस्थाएं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 3, ज्वार नदमुख एस्चुअरी किसे कहते हैं? उत्तर देखेंगे, जहां नदी के अधिकांश मुहाने का भूभाग नीचा होता है ऐसी स्थलाकृति को ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहते हैं। जहां नदी के अधिकांश मुहाने का भूभाग नीचा होता है ऐसी स्थलाकृति को ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजर किसे कहते हैं? गीजर किसे कहते हैं? उत्तर देखेंगे, भूगर्भिक गर्मी से जिन गर्म जल स्रोतों का जल बड़े वेग से गुब्बारे की भांति बाहर फूट पड़ता है उनको गीजर कहते हैं। भूगर्भिक गर्मी से जिन गर्म जल स्रोतों का जल बड़े वेग से गुब्बारे की भांति बाहर फूट पड़ता है उनको गीजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर गीजर का चित्र दे रखा है। तो गीजर का जैसे गर्म जल दरारे के द्वारा वो बाहर गुब्बारे की तरह फूट जाता है, ये गीजर का चित्र है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यारदांग कौन बनाता है? यारदांग कौन बनाता है? उत्तर देखेंगे, पवन अपरदन से यारदांग की आकृति बनती है। पवन अपरदन से यारदांग की आकृति बनती है। नंबर 6 देखेंगे, लेगून किसे कहते हैं? लेगून किसे कहते हैं? खारे जल की भरी हुई समुद्र तटीय झील को लेगून कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? चिल्का झील। खारे जल की भरी हुई समुद्र तटीय झील को लेगून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
प्रश्न नंबर 4 लघुत्तरी प्रश्न, मृदा निर्माण के प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। उत्तर देखेंगे दोस्तों, चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन क्रिया द्वारा मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण में सहायक कारकों में मुख्य है, कौन कौन से मुख्य है दोस्तों, तो हम देखेंगे मूल चट्टानें, धरातली बनावट, जलवायु, समय एवं वनस्पति व जीव जंतु, ये मुख्य है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम, नेक्स्ट है अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। उत्तर देखेंगे, अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खुली चट्टानों का विघटन और अपघटन अपने मूल स्थान पर ही होता है। अपक्षय 3 प्रकार से होता है, एक भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और नेक्स्ट है जैविक अपक्षय। ठीक है दोस्तों, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। नेक्स्ट है निम्नीकरण और अधिवृद्धि में अंतर बताइए। निम्नीकरण और अधिवृद्धि में अंतर बताना है। उत्तर देखेंगे, अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों को घिस कर, खुरच कर या काट कर उनको अपने मूल स्थान से हटा दिया जाता है। इसमें ऊंचे स्थान धीरे धीरे नीचे होते जाते हैं। इस प्रक्रिया को निम्नीकरण कहते हैं। दोस्तों, अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों को घिसकर, खुरचकर या काट कर उनको अपने मूल स्थान से हटा दिया जाता है। इसमें ऊंचे स्थान धीरे धीरे नीचे होते जाते हैं। इस प्रक्रिया को निम्नीकरण कहते हैं। और निचले क्षेत्रों या गड्ढों में अपरिदित पदार्थों के जमा होते रहने को निक्षेपण कहते हैं। या अपरिदित पदार्थ गड्ढों में जैसे जैसे भरता जाता है उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। उसकी ऊंचाई दोस्तों बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को अधिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी का निर्माण किस प्रकार होता है। वी आकार की घाटी का निर्माण किस प्रकार होता है। नदी के अपर्दन कार्य का लक्ष्य अपने आधार तल तक पहुंचना होता है। इस झील या समुद्र के तल को जिसमें वह गिरती है नदी अपर्दन का आधार तल कहते हैं। नदी अपनी घाटी को गहरा और किनारों को चौड़ा करती है, जिससे वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर चित्र के माध्यम से वी आकार की घाटी का चित्र बना है। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमौड़ किसे कहते हैं, उनके प्रकारों के नाम लिखिए। उत्तर, जब हिमानी पिघलती है अथवा पिघलकर पीछे हटती है तब वह अपने साथ लाए पदार्थों को घाटी के विभिन्न भागों में जमा कर देती है। इस प्रकार निक्षेपित पदार्थों को हिमौड़ कहते हैं। घाटी में स्थिति के आधार पर हिमौड़ 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हिमानी या हिमौड़ का चित्र आप देख सकते हैं। मध्यस्थ, पार्श्विक हिमौड़, पार्श्विक हिमौड़। ठीक है दोस्तों, ये हिमानी। नेक्स्ट देखेंगे हम अंतस्थ हिमौड़। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, अंतस्थ हिमौड़, पार्श्विक हिमौड़, मध्यस्थ हिमौड़ और तलस्थ हिमौड़। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भूमिगत जल स्रोत। भूमिगत जल स्तर किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ मिस हो गए थोड़े मिस्टेक। भूमिगत जल स्तर किसे कहते हैं, धरातल पर बरसने वाले वर्षा जल का कुछ जल रिसकर भूमि में चला जाता है। भूमिगत जल का वह तल जिसके नीचे चट्टानें जल से पूरी तरह भरी होती है वह भूमिगत जल स्तर कहलाता है। धरातल पर बरसने वाले वर्षा जल का कुछ जल रिसकर भूमि में चला जाता है। भूमिगत जल का वह तल जिसके नीचे चट्टानें जल से पूरी तरह भरी होती है वह भूमिगत जल स्तर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दीर्घोत्तरी प्रश्न।
नंबर 1 है तल संतुलन की प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर देखेंगे परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियां धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। इसे ही तल संतुलन कहते हैं। नदियाँ, हिमानियाँ, पवन, भूमिगत जल और समुद्री लहरें तल संतुलन के प्रमुख कारक हैं। तल संतुलन के कार्यों को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक निम्नीकरण और उच्चयन अधिवृद्धिकरण। अपरदन की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों को घिसकर, खुरचकर या काटकर उनको अपने मूल स्थान से हटा दिया जाता है। इससे ऊंचे स्थान धीरे धीरे नीचे होते हैं। इस प्रक्रिया को निम्नीकरण कहते हैं। निचले क्षेत्रों या गड्ढों में अतिरिक्त अपरदित पदार्थों के जमा होते रहने को निक्षेपण कहते हैं। अपरिदित गड्ढों में जैसे जैसे भरता जाता है उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को उच्चयन या अधिवृद्धिकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण तथा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। उत्तर देखेंगे मृदा अपरदन प्राकृतिक शक्तियों या मानवीय क्रियाओं द्वारा मृदा के आवरण को हटाने या नष्ट करने को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण दोस्तों, मृदा अपरदन के कारण देखेंगे हम, तो मृदा अपरदन के कारण देखेंगे पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई एवं मानव द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण भूमि से वनस्पति का आवरण हट जाता है और तेज वर्षा व तेज पवन द्वारा मृदा की ऊपरी परत के मृदा कण जो कि मानव व जीव जंतुओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है वह बह जाते हैं एवं उड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त अत्यधिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग एवं अनियंत्रित सिंचाई के कारण भी मृदा का अपरदन होता है। अतः मृदा अपरदन के मुख्य कारण मानव, जीव जंतु एवं प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे मृदा के संरक्षण। मृदा संरक्षण के 3 प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं। वनों का संरक्षण, वृक्षों की जड़ें मृदा पदार्थों को बांधे रखती है। वृक्षों की सड़ी गली पत्तियां मृदा को उपजाऊ बनाती है, इसलिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। नंबर 2 देखेंगे दोस्तों वृक्षारोपण नदियाँ, नदी घाटियों, बंजर भूमियों तथा पर्वतीय ढालों पर वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण का महत्वपूर्ण उपाय है। इसके द्वारा मरुस्थलों के विस्तार को रोका जा सकता है। नंबर 3 है भूमि उद्धार। जल द्वारा बनी उबड़ खाबड़ भूमियों को समतल बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पवन अपरदन किस प्रकार होता है। पवन अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखेंगे पवन अपरदन का कार्य अपवाहन, सन्निघर्षण एवं अपघर्षण के रूप में संपन्न होता है। अपवाहन क्रिया में पवन चट्टान कणों को उड़ा ले जाता है। सन्निघर्षण क्रिया में पवन में उड़ते कण परस्पर टकराते हैं एवं विखंडित हो जाते हैं। अपघर्षण की क्रिया में रेत कणों युक्त पवन चट्टानों को रगड़कर घिसता है और पवन अपरदन के फलस्वरूप छत्रक, बालू के टीले, यारदांग आदि आकृतियां बनती है। नंबर 1 छत्रक देखेंगे। रेत कणों से मुक्त पवन चट्टानों से टकराता है और अपघर्षण क्रिया के फलस्वरूप चट्टान के मध्य एवं नीचे का भाग घिस जाता है और चट्टान की आकृति एक छत्रक के समान हो जाती है। जहां पवन चारों दिशाओं में बहती है वहां इसका निर्माण होता है। जहां पवन चारों दिशाओं में बहती है वहां छत्रक का निर्माण होता है। बालू के
टीले। बालू मिश्रित पवन के मार्ग में अवरोध आने पर बालू के ढेर टीलों के रूप में निर्मित होते हैं। ये अर्धचंद्राकार टीले होते हैं। इनका निर्माण एक ही दिशा में चलने वाली पवन से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमानी किसे कहते हैं? हिमानी किसे कहते हैं? हिमानी के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। खिसकती हुई हिम राशि को हिमानी या हिम नदी कहते हैं। उत्पत्ति क्षेत्रों या तथा स्थिति के आधार पर हिमानियाँ दो वर्गों में विभाजित की जा सकती है। नंबर 1 देखेंगे, महाद्वीपीय हिमानियाँ। हिमा आच्छादित बड़े क्षेत्रों को महाद्वीपीय हिमानी कहते हैं। ऐसी हिमानियाँ ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पाई जाती है। नंबर 2 देखेंगे, घाटी हिमानी। ऊंचे पर्वतीय भागों में हिम राशि किसी घाटी में खिसकने लगती है तो ऐसी हिमानी को घाटी हिमानी या पर्वतीय हिमानी कहते हैं। भारत की सबसे लंबी हिमानी कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सियाचिन हिमानी या ग्लेशियर है। भारत की सबसे लंबी हिमानी कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सियाचिन हिमानी है, जिसे ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भूमिगत जल के कार्यों का सचित्र वर्णन कीजिए। भूमिगत जल के अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण प्रमुख कार्य हैं। भूमिगत जल अपना कार्य विशेष रूप से चूना। दोस्तों यहाँ पर एक चित्र दे रखा है तो आप इससे समझ सकते हैं, आकाशीय एवं पाताली स्तंभ। ठीक है दोस्तों, प्रदेश में पूरा करता है। चूना प्रदेश में पूरा करता है। चूने का पत्थर एक ऐसी चट्टान है जो वर्षा जल में आसानी से घुल जाती है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है। जिन चट्टानों में यह धरातलीय जल भूमि में प्रवेश करता है वह चट्टानों में अपरदन कार्य पूरा होता है। ठीक है दोस्तों, धरातल के ऊपर निर्मित आकृतियों में घोल रंध्र और विलय रंध्र प्रमुख है। धरातल के नीचे बनने वाली स्थलाकृतियाँ, कंदराएं, स्टेलेक्टाइट, आकाशीय स्तंभ और स्टेग्लामाइट यानी पाताली स्तंभ प्रमुख है। ये आकृतियाँ चूना मिश्रित जल के निरंतर टपकने से बनती है। जल अंश के बह जाने पर चूना जमता जाता है और एक स्तंभ का आकार ले लेता है। ठीक है दोस्तों, फिर समुद्र की लहरें किस तरह अपरदन और निक्षेपण का कार्य करती है? उत्तर देखेंगे, समुद्र का जल कभी शांत नहीं रहता है। वह लहरों, धाराओं और ज्वार भाटा के रूप में सदैव गतिशील रहता है। लहरें अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। नंबर 1 है अपरदन। अपरदन में देखेंगे, समुद्र की शक्तिशाली लहरें निरंतर तटीय भागों पर स्थित कठोर चट्टानों पर प्रहार करती रहती है। अपरदन के इस कार्य में चट्टानों के छोटे छोटे नुकीले टुकड़े तथा बालू के कण लहरों के साथ औजार का कार्य करते हैं। इनके कारण चट्टानों के अपरदन से भृगु समुद्री गुफाएं आदि का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, फिर निक्षेपण में देखेंगे, समुद्र की लहरें अपेक्षाकृत सपाट और समतल तटों पर निक्षेपण का कार्य संपन्न करती है। इसके परिणाम स्वरूप तटों पर पुडीन, बीच, रोधिका व लेगुन आदि स्थलाकृतियों की रचना होती है।